हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडुटॉप में बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 61 आपको दिखाई दे रहा है इस टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं, कि हमारा ये DLED सेमेस्टर 2 की राजन सीरीज़ चल रही है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल न्यू सीरीज़ है। ठीक है, चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है हमारा पेपर 1 का सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है भाई, तो जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। तो अब हम कर रहे हैं जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, नए बच्चों को स्पेशली कहना चाहूँगी कि प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच कर लें। 60 तक के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे पिछली वीडियोज़ में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आपको बताना है। तो जो आदर्शवाद है, आदर्शवादी जो दर्शन है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचाइयों पर ले जाने पर आधारित है। यह दर्शन मानव जीवन की श्रेष्ठता को सबसे अधिक महत्व देता है। यह दर्शन इस बात पर विश्वास करता है कि मानव व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यही कारण है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तित्व का उत्कर्ष या अनुभूति की प्राप्ति करना। ठीक है, और व्यक्तित्व के उत्कर्ष का अभिप्राय है यहाँ पे स्व की सर्वोच्च शक्तियों और क्षमताओं की प्राप्ति करना। मतलब व्यक्ति के अंदर जो भी उसकी क्षमताएं हैं उनको इम्प्रूव करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना ही क्या है, आदर्शवाद का उद्देश्य है। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति में असीम शक्तियाँ होती हैं और इस शिक्षा का उद्देश्य जो है वो उनका पूर्ण विकास करके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है। यही अनुभूति है जिसे प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्शवाद के अनुसार आत्म अनुभूति के स्तर बताइए। तो आदर्शवाद ने 4 स्तर बताए हैं आत्म अनुभूति के, जिनको पार करके व्यक्ति अपने आत्मा की अनुभूति कर सकता है। सबसे पहला है शारीरिक स्व का विकास, मतलब कि जिससे शारीरिक शक्तियों का विकास। दूसरा सामाजिकता का विकास करना। थर्ड है फिर मानसिक शक्तियों का विकास करना। फोर्थ है आध्यात्मिकता का विकास करना। ठीक है, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये चारों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, जो कि इन्होंने आदर्शवाद ने क्या बताए हैं, आत्मा की अनुभूति के 4 स्तर बताए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। अब देखिए, जो आदर्शवाद है वो सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। इसी कारण इस दर्शन ज्ञान और विचारों को ये विशेष महत्व देता है। ठीक है, इस दर्शन में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, पुस्तक को यंत्र के रूप में और महान विचारों को आदर्श के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संक्षेप में, आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर उन समस्त विषयों को रखने पर बल देता है जिससे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए आध्यात्मिक मूल्य का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा की अनुभूति कर सके। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को महत्व दिया गया है, जैसे कि सत्य को, शिव को और सुंदर को। तो जो सत्य का ज्ञान कराने वाले विषय हैं वो हैं जैसे कि साहित्य, भाषा, दर्शन, भूगोल, गणित, विज्ञान, बौद्धिक क्रियाएं आदि। इसी तरीके से फिर शिव का ज्ञान कराने वाले बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि नीति शास्त्र है, धर्मशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, समाज सेवा, मानव सेवा से संबंधित क्रियाएं और शारीरिक क्रियाएं, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित क्रियाएं, सैनिक शिक्षा और उद्योग आदि। इसी तरीके से फिर सुंदरम का ज्ञान कराने वाले विषय हैं, जैसे कि कला, संगीत, कविता, कौशल निर्माण, रचना संबंधी क्रियाएं और स्वच्छता सुरक्षा की क्रियाएं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले के सिद्धांत के बारे में आप क्या समझते हैं। देखिए, लॉर्ड मैकाले ने जो सिद्धांत दिया था वो था छनाई का सिद्धांत, या उसको निस्यंदन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, वे सभी भारतवासियों को शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। वो इसे धन की बर्बादी समझते थे। उनका ये कहना था कि जनमानस में शिक्षा जो है वो उच्च वर्ग से छनकर निम्न वर्ग में अपने आप पहुंच जाएगी। तो बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि वह कुछ समय में चौड़ी और विशाल धारा में बहकर सूखे क्षेत्रों को सिंचन करे। मतलब सूखे क्षेत्र कौन है यहाँ पर, निम्न वर्ग है। ठीक है, तो उनका कहने का यही मतलब था कि सिर्फ उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए और निम्न वर्ग को शिक्षित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उन्हीं से जो है छन छन कर शिक्षा निम्न वर्ग में अपने आप पहुँच जाएगी।
आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुड ने अपने घोषणा पत्र में किन बातों पर प्रकाश डाला था? तो देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की शैक्षिक स्थिति को जो सुलझाने का कार्य है वो चार्ल्स वुड ने किया था। और 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के रूप में चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शैक्षिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर शिक्षा नीति को बनाया और अपने लक्ष्यों के कारण ही इसे क्या कहा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए, वुड के घोषणा पत्र की बहुत सारी मुख्य बातें हैं, जैसे कि इनकी जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वो था अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ज़्यादा ही अंग्रेजी पर जोर देते थे। दूसरी चीज़, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी और देशी भाषाओं के माध्यम से दोनों से ही शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए, एक तरफ तो उन्होंने कहा कि दोनों भाषाओं से शिक्षा दें, फिर उनका मत आगे क्या था कि पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य और संस्कृत को भी आवश्यक स्थान दिया जाए। फिर उन्होंने आगे बोला कि शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था को उन्होंने आवश्यक माना कि जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग जरूर दी जाए। फिर विद्यालय प्रबंध के लिए अनुदान सहायता मिलनी चाहिए। जन शिक्षा की स्थापना पर भी उन्होंने बल दिया। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि विद्यालय विश्वविद्यालय स्थापित और व्यावसायिक स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जाए। लेकिन सबसे जो की पॉइंट है वो इसका यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी या पाश्चात्य ज्ञान का प्रचार करना चाहते थे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, जो कि गोखले से संबंधित है। गोखले विधेयक की हमें बहुत सारी जो है विशेषताएं बतानी है। तो सबसे पहली विशेषता ये थी कि इन्होंने प्रारंभिक या फिर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने पर बल दिया था। ठीक है। दूसरा, इन्होंने अल्प मासिक आय वाले माता पिता के बच्चों से शुल्क ना लिया जाए, ये बात कही। थर्ड, इन्होंने कहा कि स्थानीय संस्थाएं ही प्राथमिक शिक्षा का कुशलपूर्वक संचालन करें। फिर इन्होंने आगे बोला कि शिक्षा व्यवस्था पहले बालक को फिर बालिकाओं के लिए हो। और लास्ट में इन्होंने कहा कि स्थानीय संस्थाएं जो हैं वो प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए कर लगा सकती हैं। जो भी लोकल जो हमारी संस्थाएं हैं वो प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए, खर्च के लिए क्या लगा सकती हैं, कर लगा सकती हैं, टैक्स लगा सकती हैं। ये बात किसने कही? गोखले। जो विधेयक था उसमें ये सारी बातें बोली गई। आगे बढ़ जाते हैं। हर्टाग समिति ने शिक्षा व्यवस्था पर किन बातों की अनुशंसा की है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हर्टाग समिति के शिक्षा के बारे में क्या विचार हैं। सबसे पहले तो इन्होंने देश में प्राथमिक शिक्षा पर अब तक जो भी कार्य हुआ है उसको संतोषजनक नहीं माना है। ठीक है। दूसरा, इन्होंने अपव्यय और अवरोधन की समस्या को प्रमुख माना है प्राथमिक शिक्षा में। देखिए, एक चीज़, जो अपव्यय अवरोधन का जो प्रत्यय आया था वो किससे आया था? हर्टाग समिति से। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। हर आयोग का एक विशेष कैरेक्टर होता है, एक मतलब विशेषता होती है उसकी। तो जो हर्टाग कमेटी है उसकी यही विशेषता है कि अपव्यय और अवरोधन पर उन्होंने सबसे पहले बात की थी। ठीक है। फिर प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 साल की होनी चाहिए, ये बात हर्टाग समिति में की गई। देन उसके बाद पाठ्यक्रम को जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए। उन्होंने कहा जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो बच्चे के लिए उपयोगी हो, यूज़फुल हो। नेक्स्ट है फिर विद्यालय सत्र और अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। शिक्षकों के वेतन और योग्यताओं में भी सुधार की आवश्यकता है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा जो है वो गुणात्मक होनी चाहिए, क्वालिटेटिव हो, ना कि सिर्फ क्वांटिटी की उसमें बस्ते का बोझ ही भर दिया जाए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाए उनको क्वालिटेटिवली पढ़ाया जाए। उच्च स्तर पर पुस्तकालय और व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं हर्टाग कमेटी में बोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय के प्रमुख कार्य बताइए। अब देखिए, विद्यालय के जो कार्य हैं आदर्शवाद के अनुसार, सबसे पहला है प्रगतिशीलता। देन उसके बाद है समाज को नैतिक दृष्टि से उन्नति की ओर ले जाना। देन थर्ड है समाज की विभिन्न समस्या का वैज्ञानिक समाधान करना। देन उसके बाद समाज की गलत परंपराओं का विरोध और समाज सुधार का कार्य करना। देन समाज की नेतृत्व शक्ति के लिए नागरिकों का निर्माण करना और समाज में भावी स्वरूप का निर्माण करना। ठीक है। ये सारी बातें जो हैं कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताइए। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि जो रूसो हैं वो पूरी तरीके से प्रकृतिवादी थे। ठीक है। तो रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य ये थे कि रूसो एक अत्यंत योग्य मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो मनुष्य को प्रकृति जीवन जीने के योग्य बनाना था। उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा बालक में हम कुछ नया उत्पन्न नहीं कर सकते, बल्कि संसर्ग के फलस्वरूप
उसमें जो कृत्रिमता का समावेश हो जाता है उससे उसकी रक्षा कर सकते हैं। रूसो प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं की कठोर आलोचना करते थे। रूसो प्रकृति को ईश्वरीय शक्ति मानते थे और बालक को ईश्वर की सर्वोच्च कृति। उनका मानना था कि जब तक बालक अपने प्राकृतिक रूप में रहता है तो वह सद्गुणी, शुभ और श्रेष्ठ होता है, लेकिन जब वो मानव और समाज के संपर्क में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, विद्रूप हो जाता है, बेकार हो जाता है। ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छी बनाते हैं, लेकिन वो मानव हस्तक्षेप से अनिष्टकारी बन जाती है या मानव के हाथ में आके ख़राब हो जाती है। ये बात किसने कही है? रूसो ने ये बात बोली है। रूसो के अनुसार शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था कृत्रिमता को दूर। कृत्रिमता क्या होती है? आर्टिफिशियलिटी को दूर करना और प्राकृतिक जीवन जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल बनाना बच्चे को। ये चीज़ कही रूसो ने। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, प्रकृतिवादी जो हैं वो ये मानते हैं कि जो विद्यार्थी है वही पाठ्यक्रम का आधार है। तो उनका कहना है कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण है वो छात्र की योग्यता, रुचि, क्षमता, स्वाभाविक क्रियाओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, मूल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी अभिरुचियों को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित कर सके। विकास का विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकता को पूर्ण करते हुए मानव जीवन को पूर्णता के साथ जी सके। अतः प्रकृतिवादी जो है वो शिक्षा के अनुसार ही पाठ्यक्रम निर्माण पर बल देते हैं। सही भी है ये एक तरीके से, बिल्कुल। मान लीजिए अगर कोई बच्चा जो है क्लास 3 में है और आप उसके लिए थोड़ा एडवांस सिलेबस डिज़ाइन कर देते हैं क्लास 4 का, तो उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसके स्तर के अनुकूल ही जो है सिलेबस डिज़ाइन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। आदर्शवादियों के अनुसार किन शिक्षण विधियों को महत्व दिया गया। अब देखिए, आदर्शवादियों का कहना था कि यदि हमारे लक्ष्य स्पष्ट और निश्चित होंगे तो हम बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षण विधि की खोज आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमें पता है हमारा गोल क्या है और वो बिल्कुल निश्चित है, तभी जाके हम एक अच्छी शिक्षण विधि की खोज कर सकते हैं। तो इसलिए विभिन्न आदर्शवादी विचारकों ने अलग अलग शिक्षण विधियों को अपनाया है। शिक्षण विधियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अलग से भी पूछ ली जाती है वेरी शॉर्ट में या फिर कभी ऑब्जेक्टिव में। देखिए, सबसे पहले है अरस्तु ने दी थी आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि दी है जो कि बहुत बार पूछी जाती है। देन पेस्टोलॉजी ने अभ्यास और प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि। हर्बर्ट ने दी थी निर्देशन विधि। देन फ्रॉबेल ने दी थी खेल विधि। ठीक है, फ्रॉबेल का वैसे किंडरगार्टन मेथड है और जो खेल विधि है वो हेनरी कॉल्डवेल कुक ने दी है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन ये और आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, हेनरी कॉल्डवेल कुक और फ्रॉबेल, तो सबसे पहले आप हेनरी कॉल्डवेल कुक पे ही राइट लगाएंगे। ठीक है, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको जो है फ्रॉबेल चूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है फिर हीगल ने दी थी तर्क विधि। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है 72। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का स्थान क्या होना चाहिए। अब देखिए, जो आदर्शवाद है वो विचारों और आदर्शों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। वह शिक्षा में शिक्षक को सबसे ऊपर स्थान देता है। इस विचारधारा के अंतर्गत विद्यालय की तुलना एक उद्यान से की गई है, एक बगीचे से की गई है। ठीक है, और आदर्शवादियों का मानना ये है कि जो विद्यालय है वो एक बाग है और जो छात्र है वो इसका कोमल पौधा है और जो शिक्षक है वो कुशल माली है। तो माली की उपस्थिति में ही पौधा जो है बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा और अपने उचित रूप को प्राप्त करेगा। प्रत्येक पौधा अपने स्वयं के नियम के अनुसार विकसित होगा। यह असंभव है कि गोभी का पौधा बड़ा होकर गुलाब का पौधा बन जाए। फिर भी माली की उपयोगिता है वह व्यर्थ नहीं होता है। तो माली के कुछ कार्य होते हैं कि वो अपने कार्य कौशल में निपुण हो, इसलिए वह गोभी और गुलाब दोनों को उनके सर्वोत्तम रूप में विकसित कर सकता है। यही बात शिक्षक के विषय में भी लागू होती है। वह छात्रों को उनके सर्वोत्तम विकास में सहायता दे सकता है और अपने नियम के अनुसार आबाद गति से वो वृद्धि करें। ऐसे गुण जो है एक टीचर उसमें डेवलप कर सकता है। तो ये बात आदर्शवादियों ने कही है, उन्होंने टीचर को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। आदर्शवादी विचारक छात्र में किन किन गुणों का समावेश चाहते हैं। तो देखिए, जो आदर्शवादी हैं वो चाहते हैं कि छात्रों में जैसे मूल्य, आदर्शवादी जो शिक्षा को विचार, मूल्य, आदर्श केंद्रित मानते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण भी आदर्श और मूल्यों के आधार पर करते हैं। आदर्शवादी विचारक छात्र में निम्नलिखित गुणों का समावेश चाहते हैं कि एक तो जो बच्चा हो वो गुरु को भक्त हो,
दूसरा परोपकारी हो, उच्च संकल्प शक्ति हो, वो मतलब जो भी संकल्प ले तो उस पर पूरा खरा उतरे अपनी बातों पर, और न्यायप्रिय हो, निर्णय लेने में समर्थ हो, और सब हितकारी यानी सभी के लिए वो हितकारी यानी कि कह सकते हैं कि सभी के लिए जो है अच्छा हो, फ़ायदा देने वाला हो, किसी को नुकसान ना पहुँचाए। और आगे जो है आदर्शवादी ये भी कहते हैं कि बच्चा जो है मूल्यों में विश्वास रखने वाला भी हो, और विनयशील भी हो, विनम्रता भी हो, एक विद्यार्थी के अंदर सदचरित्र हो, उसका चरित्र अच्छा हो, और ईश्वर में भी विश्वास रखे वो, और सद्गुणों से युक्त हो। ये सारी बातें आदर्शवादियों ने कही हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार अनुशासन का अर्थ बताइए। अब देखिए, आदर्शवादी जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि अनुशासन जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छात्र का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वो अनुशासन में रहेगा। अनुशासन में रहकर ही छात्र आत्म अनुभूति या आध्यात्मिकता के सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त कर सकता है। आदर्शवादी कठोर अनुशासन के पक्षधर नहीं है, वे प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में है। वे नियमित स्वतंत्रता पर आधारित अनुशासन चाहते हैं। उनके अनुसार अनुशासन का आशय है नम्रता, शिष्टता, आज्ञाकारिता के नैतिक मूल्य का विकास करना, जिससे कि छात्र जो है वो शालीन बन सके। ठीक है, ये बात है डिसिप्लिन के बारे में जो कि आदर्शवाद ने कही है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय के स्वरूप और व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अब देखिए, जो प्रकृतिवादी हैं वो ये मानते हैं कि जो विद्यालय का स्वरूप और व्यवस्था है वो विद्यालय की प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए। वास्तविक विद्यालय तो स्वयं ही प्रकृति है। प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार शिक्षा प्रदान करती है। फिर भी यदि औपचारिक शिक्षा देने वाले सामाजिक विद्यालय की कल्पना की जाए तो वह कृत्रिमता और औपचारिकताओं से विहीन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी ना हो। ठीक है, जैसे कि फॉर्मल स्कूल में तो आपको पूरा फॉर्मल ड्रेस में जाना होता है, बिल्कुल सही टाइम पर जाना होता है, तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने कहा है कि ये सब ना हो। कक्षा, वर्ग, समय सारणी, परीक्षा आदि का बंधन नहीं होना चाहिए। विद्यालय में बालक बालिका दोनों की सम्मिलित कर शिक्षा देने की व्यवस्था हो जानी चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक में आत्म अनुशासन की भावना का विकास हो और वो अपने प्राकृतिक स्वरूप के अनुसार जो है विकास कर सके। तो प्रकृतिवादी ने जो है कुल मिलाकर अगर बात करें तो उन्होंने विद्यालय का जो स्वरूप है उन्होंने ये माना है कि जो विद्यालय है वो भी पूरे तरीके से प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, क्लास थोड़ी हमारी लेंदी हो सकती है क्योंकि सिलेबस बहुत जल्द हमारी कवर कराने की पूरी कोशिश है। कभी कभी बीच में गैप भी हो जाता है क्लासेस में, लेकिन मैंने पहले से ही ऑलरेडी इतना वर्क कर रखा है अपने चैनल पर कि आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की आप लोगों को कोई भी नीड नहीं है मेरे होते हुए। ठीक है भाई, तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो है वो अच्छी नहीं होती बिल्कुल भी। और फिर सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है आप लोगों को, जितना जल्दी कर लेंगे उतना आपका ही फ़ायदा होगा इसमें। चलिए खैर, आ जाते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पर। तो आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान बताना है हमें। कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म इन मॉडर्न एजुकेशन। अब आधुनिक शिक्षा जो है, जो हमारी वर्तमान शिक्षा है, उसमें प्रकृतिवाद के योगदान को हम समझ सकते हैं। सबसे पहला तो है कि प्रकृतिवादी जो है वो विचारधारा के कारण ही, जो हमारी प्रकृतिवादी विचारधारा है उसके कारण वर्तमान समय में शिक्षा में बालकों के स्वतंत्र चिंतन, अनुभवशीलता, क्रियाशीलता, खेल विधि का मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रकृतिवाद को ही ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण की प्रमुखता देने का श्रेय है। अब शिक्षा में मनोवैज्ञानिक और जनतांत्रिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय भी जो है वो प्रकृतिवाद को जाता है। आधुनिक शिक्षा ने प्रकृतिवादी विचारधारा के बाल केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया है।
प्रकृतिवादी ने शिक्षा में शब्दों के स्थान पर अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। प्रत्यक्ष ज्ञान कराने, व्यवहारिक क्रियात्मक ज्ञान कराने की प्रेरणा, अनेक प्रकार की शिक्षण विधि का विकास प्रकृतिवाद की महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैग्मेटिज्म। अब देखिए प्रैग्मेटिज्म जो है उसको प्रयोजनवाद बोलते हैं। ठीक है, जो प्रयोजनवाद है वो आंग्ल भाषा में, जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें प्रैग्मेटिज्म इसको कहा जाता है। और यह ग्रीक शब्द प्रैग्मा प्लस प्रैग्मा तथा प्रैग्मेटिकोस से बना है। इसमें प्रैग्मा का अर्थ है किया हुआ कार्य, व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य। प्रैग्मेटिकोस का अर्थ है प्रैक्टिकेबिलिटी अर्थात व्यवहारिकता। तो इसका अभिप्राय हो जाता है कि सभी विचारों, मूल्यों एवं निर्णयों का सत्य व्यवहारिक परिणामों से ही पाया जाता है। प्रयोजनवाद व्यवहारिक दर्शन माना जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं? बस आज हम 80 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे, उससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए प्रयोजनवाद जो है वो पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करता, वो व्यवहारिक सत्य को स्वीकार करता है। मतलब कि जो प्रयोजनवाद है वो ये मानता है कि जो हमारा सत्य है वो देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, तो जो इनके अनुसार है वो सत्य का मूल जो है वो व्यवहारिक होता है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और मानवीय समस्याओं के समाधान में सत्य की अवधारणा जो है वो निहित होती है। प्रयोजनवादी दर्शन के प्रतिपादक जॉन डेवी हैं। उनके अनुसार ज्ञान और मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है बल्कि एक साधन है। उन्होंने मानवीय समस्याओं के हल के लिए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोजनवाद का किन किन विद्वानों ने क्या क्या मत दिए? देखिए प्रयोजनवाद को निम्नलिखित विद्वानों ने बहुत सारे नाम दिए हैं। ठीक है, जैसे विलियम जेम्स ने कहा है प्रयोजनवाद को अनुभववाद और फलवाद। इसी तरीके से जॉन डेवी ने साधनवाद, करणवाद, पुनर्रचनावाद, प्रयोगवाद। किलपैट्रिक ने प्रयोजनवाद कहा है। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने कहा है व्यवहारवाद और अर्थक्रियावाद। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद की देन बताइए। अब देखिए जो प्रकृतिवाद हैं उन्होंने एक तो क्रिया विधि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि बच्चा जो है खुद करके सीखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ूँगी, आपको बता देती हूँ, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बार बार से रिपीट करूँ। दूसरी चीज़ इन्होंने आत्म अधिगम विधि बताई है। ठीक है, मैं आपको इनका अर्थ समझाते हुए चलूँगी। लेकिन आत्म अधिगम विधि, आत्म मतलब अपने आप से कोई चीज़ सीखना। तीसरा इन्होंने भ्रमण विधि होती है जैसे टूरिज्म मेथड होता है कि बच्चों को घुमा कर टूर पे ले जाकर चीज़ें दिखाते हैं और सिखाते हैं। थर्ड है खेल विधि, आपको पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये सारी बातें जो हैं किसने कही है? प्रकृतिवादियों की ये शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है, तो आज हमारे 80 क्वेश्चन हो जाते हैं कवर। 81 से हम स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पर कोई भी ऐसा चैनल है जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न करा रहा हो राजन के। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंदी होते हैं और टाइम लगता है कराने में, तो कोई भी इतनी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करता है। लेकिन मैं आपके लिए पूरी मेहनत पर लगी हूँ कि आप सभी लोगों का भला हो सके। तो जितने भी बच्चे आपके साथ जुड़े हैं किसी भी सोशल साइट पर, सभी के हेल्प हो सके। कुछ बच्चे बेचारे जो है फीस भी नहीं भर पाते टाइम से, और जिनके लिए ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिन बच्चों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वेल एंड गुड है, लेकिन जो अभी तक भी हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो भाई सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आपको क्या करना होता है, आपको एक क्लिक करना होता है। ठीक है, और आपको उसके बदले आपको कितनी सारी हेल्प मिलती है ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। कई बार क्या होता है कि एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड करती हूँ। बहुत बार एडिटिंग उसकी ख़राब हो जाती है, उसको डिलीट करके मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। और कई बार वीडियो में वॉइस ठीक नहीं आती तो मुझे फिर तो बहुत सारी मेहनत आपके लिए मुझे करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आप चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप सभी लोग। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को
हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।